हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को। तो आज मैं आपको ना ये साइंस का जो फिजिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था सेंटअप एग्जाम में। तो देखो, आप किसी भी स्टेट से हो, ये एग्जाम से मतलब नहीं है ना। मतलब ये कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, समझ लो काफ़ी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सेंटअप एग्जाम हुआ था जी, तो उसका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिजिक्स का यहाँ पे 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि 2 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सब सवाल आप बना भी ले होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं बनाए तो देखिए इसको समझिए, इसका मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये क्लास 10 किसी भी बोर्ड का हो, इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले सवाल है, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक और आभासी में, तो आप इसको, मैं तो यूं ही लिख दिया हूँ। आप चाहो ना एग्जाम में जब आप सवाल मिले तो आप चाहो तो वास्तविक प्रतिबिंब इस तरह से होता है ना, एक लाइन देके आभासी प्रतिबिंब ऐसे करके लाइन से देके आंसर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह लिख दिया हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर जो है उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। तो ये हो गया 2 नंबर का सवाल है, तो 3 डिफरेंट लिखिए, काफ़ी है ना। आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे, काल्पनिक आभासी उसी बोलते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, होते हैं। आभासी लिखो, काल्पनिक लिखो, जो मर्जी आता सो लिखो, लेकिन मीनिंग वही देना चाहिए, है ना। काल्पनिक आभासी दोनों सेम है। तो आभासी प्रतिबिंब को, जब आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं उतार सकता, मतलब ये सीधा बनता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अवास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रियल इमेज उल्टा, ऐसे जानो। सीधा साधा आदमी क्या होता है, ज़्यादा मार खाता है, देखते हैं ना। सीधा आदमी रहता है स्कूल में, कोई सीधा बच्चा रहता है, सब उसको खूब चिढ़ाता है। यही कहा यहाँ पे है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना। आँख में बनता है, उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो आभासी है ना, हट्टा कट्टा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बताओ ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, वही हाल है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये आंसर लिखेंगे, आपको 2 नंबर आप मिलेगा। नेत्र सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल है, नेत्र लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। इसका मात्रक लिखा है, ठीक है। तो देखिए, नेत्र लेंस आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही नेत्र लेंस की क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस के द्वारा, है ना, लेंस की क्षमता के बारे में बोल रहा ना। तो लेंस के द्वारा जो आने वाली किरण है, आपतित किरण है, उसको मोड़ने की जो क्षमता उसके पास होती है, किसके पास, लेंस के पास। तो लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती, उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण का जितना ज़्यादा विचलन या विस्थापन होगा, जितना ज़्यादा विचलन करेगा, जितना ज़्यादा विस्थापन करेगा, उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। और यदि लेंस कम विचलन करेगा और विस्थापन कम उत्पन्न करेगा, तो उस लेंस की क्षमता कम होती है। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा विस्थापन करेगा लेंस प्रकाश की किरणें को, उसका क्षमता भी क्या होगा, वो जितना ज़्यादा अधिक करेगा, उसका लेंस की क्षमता भी अधिक होगा। और जितना ज़्यादा कम जो है विस्थापन करेगा या विचलन करेगा लेंस, तो उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। और लेंस का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, ऐसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। तो ये सवाल आपको लिखना था इम्तिहान में। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से एकदम छाप के लिखे होंगे। अगला सवाल है कि स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब सबसे कम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसका आगे तो कुछ लिखना नहीं, फिलहाल हमारा ये आंसर है। ये सवाल आपका आया था, बैजानी पिनाला के प्रत्येक पद का नाम लिखिए। तो आपको पता है जी, बैजानी पिनाला होता क्या है ना। ये एक्चुअली 7 कलर का नाम है, जो कि क्या बोलते हैं जी, इंद्रधनुष जो बनता है ना, उसमें 7 कलर होता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि लाइट में, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है ना। तो देखिए ये क्या है, बै से बना बैगनी, जा से बना जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इंग्लिश में देखें, विव ग्योर, वास, वी से हो गया वायलेट, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। आप सामने में लिख दिया हूँ, ठीक है, सामने लिखा हुआ है। ये इंडिगो है, जामुनी बैगनी, जामुनी को इंडिगो बोला गया है, बैगनी को वायलेट बोला गया, नीला को ब्लू बोला गया, हरा को ग्रीन जानते हैं, येलो को पीला,
ऑरेंज, नारंगी, रेड, लाल। ठीक है, तो ये हमारा है इसका ये आंसर। ठीक है, याद रहेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर क्या है। अंतर आपको दिखाना पड़ेगा, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो खैर आप तो बता लीजिए कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या अंतर है। देखिए, तो आप 3-3 अंतर लिख देंगे, 4-4 अंतर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सवाल 2 नंबर का है, तो जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना जी। जैसा राजा वैसा प्रजा कैसे बोलते हैं, तो काफ़ी है यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना। एमीटर के बारे में आप चाहो तो इम्तिहान में एमीटर या आमीटर को एक साइड और वोल्ट मीटर को एक साइड ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा। और अगर आप ऐसे भी लिखते हो जिस तरह मैं लिखा हूँ, बिकॉज यहाँ पे नहीं बन पा रहा था, इस तरह मैं लिख दिया हूँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, या अब एमीटर के बारे में बताना है। यह परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। जो परिपथ, जो बिजली के तार होता है ना, उस तार में जो धारा बहती है उसको मापता है। कौन? एमीटर मापता है। इसका पैमाना क्या होता है? एमीटर। पैमाना तो मापने का जो क्षमता होता है, या तो मात्रक बोल सकते हैं, है ना। इसका मात्रक क्या होता है? एमीटर होता है। एमीटर एम्पियर होगा, जी हाँ, एम्पियर होगा, है ना। इसका पैमाना एम्पियर में मापा जाता है, मतलब समझ रहे ना, इसका पैमाना मतलब एम्पियर में अंकित होता है। एम्पियर मतलब ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। देखिए, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध। तो ये 3 अंतर हो गया। अब वोल्ट मीटर को समझ लेते हैं। या परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। परिपथ में जो है 2 बिंदु के बीच का जो है विभवांतर को मापता है। ठीक है, याद रखेंगे, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 2 बिंदु के बीच की दूरी को मापता है विभवांतर। 2 बिंदु के बीच का जो विभवांतर, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या हुआ, उसको मापता है। कौन? वोल्ट मीटर, है ना। इसका पैमाना क्या है? वोल्ट। मतलब इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, पैमाना जहाँ पे आप हम चाहो ना, तो इसका एसआई मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि इसका एसआई मात्रक ये है, ये है। ठीक है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला सवाल है, इसको तो हमको बनाना पड़ेगा जी। बोलता है कि 2 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से नियोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजक का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होगा। तो आप ध्यान लगाइए, अब 2 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधकों होगा, प्रतिरोधकों। तो 2 ओम वाला 3 पीस है, हम यहाँ पे देखते हैं 2 ओम वाला अगर 3 पीस है, अगर इसको मैं श्रेणी क्रम इसको अगर अरेंज करता हूँ, तो 2 + 2 + यही ना था फॉर्मूला, R1 R2 R3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। लेकिन बोला क्या कि नहीं, इसको संयोजन करने पे 3 आना चाहिए, 3 ओम। तो पता ये चल रहा, इसको श्रेणी क्रम की जरूरत नहीं, इसको समांतर क्रम की जरूरत है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R1 = 2, R2 = 2, R3 = 2, है ना। इसलिए 1/R क्या होता है? पैरेलल पैरेलल, ठीक, तो पैरेलल समांतर क्रम में, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे कर दीजिए ताकि प्राप्त होगा ना। चलिए, तो ये कितना है? अरे यार, पहले क्यों ले लिया मैं इसको, मैं कलर ही चेंज करता हूँ पहले, ये कलर नहीं सेट कर रहा हूँ, ये सेट कर रहा ना, और ये थोड़ा सा पतला करते हैं। 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है, बना दीजिए। कितना हो गया? 1 + 1 + 1, 3/2। तो यहाँ पे जब हम निकाले हैं तो 3/2 आ गया। तो ये 1/R है ना, 1/R है। तो यहाँ पे देखने का मतलब आ रहा है, जब इसको क्रॉस गुना करोगे, देखो जब इसको क्रॉस गुना करेंगे R बराबर, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 आ गया। अब हमारा लाना कितना था? लाना कितना था हमको? 3 लाना था ना, 3 बोल रहा था। चलो, तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं, तो हमको देखो करना क्या होगा। यहाँ पे जो 3 लिखा हो ना, इससे हमको एक आइडिया मिल रहा कि इसको हमको पता कैसे जोड़ना पड़ेगा। इधर ले गए और ये इधर आया, समझा? ऐसे जोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट का वैल्यू हम ए और यहाँ तक जो है, यहाँ तो नहीं बढ़ाएंगे, अच्छा बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो प्रतिरोध यहाँ पे है ना, एक 2 ओम इधर है, 2 ओम इधर है, 2, इसको हमको इस तरह से हमको जोड़ना पड़ेगा।
तो 3 आता कि नहीं देख लेते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे यहाँ तक जो मैं चेक कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो आया नहीं, यहाँ जोड़ा तो आया नहीं, ये जो जोड़ने पे इतना आया तो हमको लाना था 3 लाना था। इससे एक आइडिया निकल रहा कि 3 2/3 आ रहा, मतलब कि हमको लेना पड़ेगा क्या, हमको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, और इसको इस तरह में क्रम में जोड़ेंगे। तो आप ए बी का निकालो, ए बी की दूरी कैसे निकालेगा, ये 2 ओम है, और ये जो दोनों दिख रहे हैं ना, ये और ये कैसा है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। समांतर क्रम में जुड़ा आपको कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना, कि 1/R1 यानी कि 1/2 + 1/2 ऐसे निकालते हैं। तो इसको जोड़ दीजिएगा और क्या, तो देखो इधर बनाए, इन दोनों को बना लो पहले, ऐसे बना सकते हो, 2 + 1 करके कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए पता चल रहा हमको, ये 3 ओम लिख दीजिए, है ना। ए बी बराबर कितना हो गया, 3 ओम, देखो ज्ञात हुआ ना। तो हमको 2 ओम वाला 3 प्रतिरोधक दे देगा, तो हम इस कंडीशन में इसको जोड़ेंगे, इस कंडीशन में इसको संयोजित करेंगे कि हमारा कुल प्रतिरोध संयोजक कुल जो है 3 ओम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कंडीशन, तो इस तरह कंडीशन हम कैसे करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि इस तरह कंडीशन आ जाए। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जब R1 R2 R3 ये जब ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, 2 2 2, जब इसको निकाला तो 6 आ गया था, इसको निकाला तो 2/3 आ गया था। तो 6 तो खैर कोई किसी हर हाल में होगा नहीं, हमको इसी में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमको इसी हाल में इसी तरह इसी से मतलब समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों से मिला के हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम इस तरह क्रम में करते हैं कि एक को ऐसे लिखते हैं, एक को ऐसे लिखते हैं। तो ये जब इसको बनाया तो समांतर क्रम में बन गई, समांतर क्रम में बन गया। और जब यहाँ पे 1 आया ना, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। ये हमारा 2 है, ये कितना आया, 1 आया, तो 2 1 3, फिर श्रेणी क्रम में दोनों का के जोड़ दिए, और क्या। चलो अगला सवाल देखो, देख लो, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का है तो फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। विद्युत मोटर जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, एक विद्युत यांत्रिक मशीन है ना, जो क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर है ना, जो जिससे हम पानी भरते हैं, मोटर, वही समझ लो, है ना। मोटा मोटी बात में ही समझो, विद्युत मोटर, मोटर के नाम से वही अक्सर जानते हैं कि मोटर, अच्छा उसके घर में मोटर बैठा, मेरे घर में मोटर, मोटर मतलब क्या हो, पानी भरने वाला समझ लो। हालांकि हर कुछ में मोटर होता है। तब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगता है। जब इसको विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक है, जिससे इससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी क्या होता है, घूमने लगता है। तो देखो यंत्र घूम रहा, यंत्र से घूम रहा, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा बन गई। यहाँ से समझिए पॉइंट क्या बोल रहा कि जब हम इस विद्युत मोटर में, जब हम विद्युत मोटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब कनेक्ट करते हैं विद्युत स्रोत से इसको जोड़ देते हैं, तो इस विद्युत स्रोत से जोड़ने पे क्या होता है, घूमने लगता है। कौन, मोटर जो होता है घूमने लगता है। किससे, बिजली की करंट जब जाती है ना, तो मोटर घूमने लगता है। तो कैसे घूमा, पहले उसको विद्युत धारा मिला, विद्युत ऊर्जा मिला, तो घूमने लगा। अब इस मोटर से जो पार्ट से जुड़ा हुआ मशीन का, वो पार्ट भी घूमने लगता है। तो मिला विद्युत ऊर्जा, और उसका यंत्र जो होता है, यंत्र, वो यंत्र भी घूमने लगा, तो घूमने से यांत्रिक ऊर्जा निकल गया। तो ये बोलता है विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है, आपको पता है, सवाल भी आपको पढ़े होंगे, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अर्थात विद्युत यांत्रिक जनित्र का क्या होता है, उल्टा। विद्युत जनित्र होता है ना, जनरेटर जिसको बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा होता है। जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को लेते हैं और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन, जनरेटर करता है। तो खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, और ये सवाल आपको याद भी होना चाहिए। अभी आपका मेन एग्जाम बाकी है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हो, चाहे तो देख सकते हो, देखो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है, फोटो ले लो। चलो सवाल, अगला सवाल है यहाँ पे, लास्ट सवाल बता लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है। कोई भी ऊर्जा स्रोत, बहुत सारा ऊर्जा स्रोत है ना, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, बहुत सारा ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो, ऊर्जा किसी भी स्रोत को प्रदूषण, अच्छा प्रदूषण गलती लिखा गया, प्रदूषण मुक्त नहीं कहा जा सकता है। ऊर्जा के किसी भी स्रोत को प्रदूषण मुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऊर्जा के किसी भी स्रोत का उपयोग पर्यावरण को एक या दूसरे तरीके से परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये नहीं जी कि हम कोई किसी ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करें तो देख रहे प्रदूषण फैल रहा, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। विद्युत ऊर्जा के कोई भी स्रोत आप ले लीजिए, पर्यावरण को निष्पक्ष या मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से
पर्यावरण को जो है नुकसान करता है। एक या दूसरे तरीके से सौर सेल की तरह ऊर्जा का एक स्रोत वास्तविक संचालन में प्रदूषण मुक्त है, लेकिन डिवाइस की असेंबली ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। डिवाइस की असेंबली ने जो डिवाइस वगैरह इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, यहाँ पे बताया जा रहा है वो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पे बस इतना ही लिखना, कुछ और खास लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का सवाल था, उम्मीद है कि आप इसको बना ले होंगे। आप इसका फ़ोटो ले लीजिए और मैं इसका PDF भेज दूंगा। PDF आपको लेने के लिए करना क्या होगा, टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF, ठीक है। AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF सर्च करना, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कोशिश करता हूँ उसमें PDF भेज देने के लिए, ताकि आपका हेल्पफुल करे वो। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जहाँ मर्जी वहाँ पे सेंड कीजिए, ताकि आपकी मदद से स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ जाए, उसको भी फायदा हो जाए। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।